नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में है कि अ किडनी डिसऑर्डर मींस नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिसऑर्डर दैट कॉजेज द बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन यूरिन। यानी कि एक ऐसा किडनी डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से शरीर के अंदर की जो प्रोटीन होती है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट के अंदर, बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर पेशाब के थ्रू बाहर निकलती रहती है, यूरिन के थ्रू बाहर आती रहती है। ऑफन caused by damage to small blood vessels in kidney that filter waste and excess water from the blood। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का एक ही मेन कारण होता है कि किडनी के अंदर जो भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने की वजह से उनका जो नॉर्मल वेस्ट एंड एक्सेस वाटर को फिल्टर करने का जो मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो फिर एक्सेस अमाउंट के अंदर ही प्रोटीन को एक्सक्रीट करने लग जाती है, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज। ठीक है, यानी कि ये किसी भी एज के पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, बट इट यूजुअली फर्स्ट डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन एजेड बिटवीन 1 to 6 years ओल्ड। यानी कि 1 से 6 साल के बच्चों के बीच में ये ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार किसी भी एज के अंदर ये देखने को मिल सकता है। एंड मोर इन बॉयज देन फीमेल, यानी कि लड़कों में ये ज्यादा देखने को मिलता है अपेक्षाकृत लड़कियों की बजाय। और देखें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये इसकी परिभाषा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ रीनल एंड एक्स्ट्रा रीनल फीचर्स मोस्ट प्रोमिनेंट which are such as proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, lipiduria and hypercoagulability। ठीक है, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं जो कि एक ही डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ रीनल, रीनल मतलब कि वो सिम्टम्स क्या होते हैं? किडनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड भी हो सकते हैं, एंड एक्स्ट्रा रीनल फीचर्स, यानी कि किडनी के कोई दूसरे ऑर्गन, ठीक है ना, किडनी के अलावा कोई दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड भी फीचर्स हो सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? मोस्ट प्रोमिनेंटली प्रोटीनूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि अपन ने पहली स्लाइड में पढ़ा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, कि इट इज अ सिंड्रोम व्हिच कॉजेज एक्सेस एक्सक्रीशन एक्सेसिवली एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोटीन, एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोटीन थ्रू यूरिन। ठीक है ना, यानी कि प्रोटीन का एक्सेस अमाउंट में यूरिन के थ्रू बाहर निकलना ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो इसके अंदर रेंज क्या होती है? रेंज होती है इसकी 0.35 ग्राम से पर डे, यानी कि पर 24 आवर से भी ज्यादा। यानी कि अगर एक दिन के अंदर अगर हमारी यूरिन के थ्रू 3.5 ग्राम से ज्यादा अगर प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स इट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और होता है हाइपोएल्बुमिनीमिया, यानी कि प्रोटीन निकल रहा है अब यूरिन के थ्रू, तो प्रोटीन के अंदर क्या क्या निकलेगा? जो मेन हमारी ब्लड प्रोटीन होती है, क्या होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। वो एल्ब्यूमिन भी बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोएल्बुमिनीमिया, यानी कि ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाना। फिर होता है हाइपरलिपिडीमिया। ये भी हम आगे देखेंगे कि किस वजह से होता है। लिपिडूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर लिपिड पार्टिकल्स निकलना। प्रोटीन तो निकलता ही है, लेकिन साथ में कुछ मात्रा में लिपिड पार्टिकल्स भी निकलते हैं। एंड हाइपर कोएग्युबिलिटी। हाइपर कोएग्युबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर एक्सेस अमाउंट में ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशंस होने लग जाते हैं, तो इस कंडीशन को हाइपर कोएग्युबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो फीचर्स है ये जब एक साथ में देखने को मिलते हैं तो इसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम इसकी जनरल पैथोलॉजी की बात करते हैं। सो इन अ हेल्दी पर्सन डेली अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन इज लॉस्ट। यानी कि एक जो हेल्दी पर्सन होता है, आप में मुझ में जो भी एक हेल्दी पर्सन है, उसमें डेली जो होता है वो 150 mg, mg मतलब के मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम तक की मात्रा में प्रोटीन का लॉस होता है यूरिन के थ्रू, जो कि एक नॉर्मल रेंज है, एक हेल्दी पर्सन की रेंज होती है। ठीक है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आप ये पिछली साइड में पढ़ा था कि उसकी मात्रा कितनी चली जाए, लगभग 3.5 ग्राम
ये ग्राम में है और ये मिलीग्राम में है। यानी कि नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर मिलीग्राम के अंदर प्रोटीन लॉस होता है 150 mg, लेकिन ये जो है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में 3.5 ग्राम से भी अगर ज्यादा अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है पर डे के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक नॉर्मल नेफ्रॉन है, इसका स्ट्रक्चर है। इन अ हेल्दी पर्सन लेस देन 0.1% ऑफ प्लाज्मा एल्ब्यूमिन मींस के लेस देन 30 मिलीग्राम पर डे कैन ट्रेवर्स थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। यानी कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, ठीक है, ये वेसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स, ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ये ब्लड वेसल्स हो गई, ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया। तो इस ग्लोमेरुलस के थ्रू ही ये सब फिल्टर होता है। और फिल्टर कितना हो सकता है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन टोटल प्रोटीन का 0.1%, यानी कि लेस देन 30 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, लेस देन 30 मिलीग्राम पर डे जो होता है नॉर्मल एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन हमारे यूरिन के थ्रू होता रहता है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का। ठीक है, और टोटल प्रोटीन का लॉस कितना होता है 150 mg पर डे। अब हम कुछ नॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर लाइंड बाय फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियम व्हिच सिट्स ऑन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जीबीएम मतलब के ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होता है ये हम आपको डायग्राम के थ्रू अभी बताएंगे। फिर है कि जीबीएम मतलब के ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय ग्लोमेरुलर एपिथेलियम called as podocytes, which envelops the capillaries with cellular extension called as foot processes. Between foot processes there are filtration slits. अब आप कुछ चीजें अभी ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इसके साथ में क्या होती है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम होती है, और ये किसके ऊपर विराजमान होती है, यानी कि बैठी रहती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे कवर रहती है, ग्लोमेरुलर एपिथेलियम से। क्या बोलते हैं उसको, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स के ऊपर फूड प्रोसेसेस होते हैं, और ये फूड प्रोसेसेस के बीच में क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स पाए जाते हैं। These three structures are filtration barrier. These three structure कौन कौन सी है, glomerular basement membrane, podocytes and food processes या फिर filtration slits. These three structures are filtration barrier. ओके, अब अपन इसकी संरचना देखते हैं। यानी कि ये एक नॉर्मल नेफ्रॉन हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया, देन ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई जिसको अपन शॉर्ट में डीसीटी बोलते हैं, और ये कलेक्टिंग ट्यूब हो गई, ये हो गई कलेक्टिंग ट्यूब। ये एक नॉर्मल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। और आगे देखते हैं, यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसको अपन थोड़ा सा ब्रॉड करके देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो मेनली ग्लोमेरुलस के अंदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है उसकी वजह से ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो ये ग्लोमेरुलस है जिसके अंदर ये एफेरेंट एट्रियोल देन इफेरेंट एट्रियोल, ये सारी की सारी आर्टरीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ब्लड इसके अंदर आता है, देन ये वापस बाहर जाता है। ये जो होता है ये ग्लोमेरुलस है, मतलब कि ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ये इसकी पूरी की पूरी ग्लोमेरुलस एंडोथेलियम हो जाती है जो कि इसको कवर करके रखती है। तो अपन इसको भी और ब्रॉड में पढ़ देखते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ये इसकी अपन ब्रॉड वे में स्ट्रक्चर देखते हैं। यानी कि एफेरेंट एट्रियोल, ये जो स्ट्रक्चर थी जो कि ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लाने का कार्य कर रही थी, ये होता है एफेरेंट एट्रियोल। ठीक है, और जो यहाँ से ब्लड को बाहर निकालने का काम करती है वो होती है इफेरेंट एट्रियोल। ओके, अब इसके अंदर ये एफेरेंट एट्रियोल जब अंदर जाती है तो मल्टीपल कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है, और इन कैपिलरीज के चारों ओर ये जो एंडोथीलियम होती है, सॉरी एपिथीलियम होती है, ये जो रीनल एपिथीलियम जिसको अपन बोल सकते हैं, जो इस कैपिलरीज को चारों ओर से कवर करते रखती है, इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स।
ठीक है, और ये आगे का पार्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता ही है। अपन को क्या करना है, अब इसके स्ट्रक्चर को सिर्फ और सिर्फ ये कैपिलरीज, फिर इसके चारों ओर के स्ट्रक्चर को अपन और जूम आउट करके देखते हैं। इसको ट्रांसवर्सली अपन ने काटा है, काट के अपन देखेंगे तो ये जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया, फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियम, जो अपन ने अभी पुरानी मतलब के प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि ब्लड कैपिलरीज आर एनवेलप्ड और कवर्ड बाय फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियम। फेनिस्ट्रेटेड का मतलब होता है छलनी के जैसी, यानी कि इसकी जो एंडोथेलियम होती है, इस एंडोथेलियम के बीच के अंदर थोड़े थोड़े छेद पाए जाते हैं छलनी के जैसे, इसको अपन बोलते हैं फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियम। तो ये जो एंडोथेलियम होती है ये फेनिस्ट्रेटेड होती है, यानी कि इसके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, जिसके थ्रू जो भी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इसके थ्रू ये जो किडनी होती है या ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, यानी कि ये इसके चारों ओर का ग्लोमेरुलस हो जाता है। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है ये इसकी ग्लोमेरुलस है। इसके अंदर ये एफेरेंट एट्रियोल, इफेरेंट एट्रियोल एंड ये इसकी पूरी ब्लड कैपिलरीज जो कि ब्रांचेस होती है वो डिस्ट्रीब्यूट रहती है। फिर अपन ने क्या किया, इस एफेरेंट एट्रियोल का जो था अपन ने क्रॉस सेक्शन काट के इस तरीके से देखा। तो क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि सबसे अंदर इसकी एंडोथेलियम होती है जो कि फेनिस्ट्रेटेड होती है, यानी कि छलनी के जैसी होती है, बीच बीच के अंदर स्लिट्स होते हैं ताकि जो वाटर कंटेंट है वो ग्लोमेरुलस में आ सके। फिर इस फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियम के ठीक ऊपर क्या होता है, ये स्लिट डायफ्राम्स इसको अपन बोल सकते हैं। इस स्लिट डायफ्राम की ठीक ऊपर या बाहर की साइड में क्या होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं, जो कि एपिथेलियम का काम करते हैं। इस एंडोथेलियम के बाहर की एपिथेलियम जो होती है वो पोडोसाइट्स होती है। ये जो बाहर की आप ब्लू कवरिंग देख रहे हैं ये पोडोसाइट्स है, और इन पोडोसाइट्स के बीच में भी स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पोडोसाइट्स के आप ये जो प्रोसेसेस देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, फुट प्रोसेसेस बोलते हैं, यानी कि ये कैपिलरीज को एक तरीके से ऐसे जकड़ के रखती है, इस तरीके से जकड़ के रखती है, यानी कि फुट प्रोसेस से जकड़ के रखती है। तो ये क्या काम करता है, ये एक तरीके से फिल्ट्रेशन बैरियर का काम करता है। अब हम इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हो गई, ब्लड कैपिलरीज कैपिलरी एंडोथेलियम हो गई। ये कैपिलरी एंडोथेलियम है, ये बीच के अंदर स्लिट्स हैं। स्लिट्स का मतलब है कि ये क्या है, फेनेस्ट्रा है। फेनेस्ट्रा मतलब क्या, छोटे छोटे खाली ल्यूमिन्स हैं, छोटे छोटे खांचे अपन जिसको बोल सकते हैं, पोर्स जिसको बोल सकते हैं, फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम होती है, यानी कि इससे जो ब्लड वेसल्स या फिर जो भी वाटर कंटेंट होता है वो इसके थ्रू आर पार हो सकता है। ये जो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम होती है ये किसके ऊपर जमी हुई होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये जो अपन को स्लिट डायफ्राम अपन ने कहा था, ये स्लिट डायफ्राम क्या है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये किसके ऊपर होता है, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, ये जो बाहर के पोडोसाइट्स है ये क्या है, इस पोडोसाइट्स के बीच में भी स्लिट्स होते हैं। तो जो भी वाटर कंटेंट होता है ये पहले फेनेस्ट्रा यानी कि ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल थी, ये इसके अंदर ब्लड था। ये वाटर कंटेंट क्या होता है, इस फेनेस्ट्रा के थ्रू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करते हुए फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू या स्लिट डायफ्राम को पार करते हुए इस बोमेन कैप्सूल के स्पेस के अंदर एंटर करता है। तो इस तरीके से ये इसकी जनरल फिजियोलॉजी होती है या एनाटॉमी अपन कह सकते हैं। तो क्या है, ये नेफ्रॉन है। जो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मेन पैथोलॉजी होती है वो कहाँ होती है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर होती है। ये ग्लोमेरुलस में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ये एफेरेंट एट्रियोल, ये इफेरेंट एट्रियोल, देन इसकी ये डिस्ट्रीब्यूट्स होती है अलग अलग कैपिलरीज के अंदर। फिर अपन ने इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश की, तो ये क्या था, ये एफेरेंट एट्रियोल, ये इफेरेंट एट्रियोल, और ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूट्स होती हैं अलग अलग कैपिलरीज में, ये इसके चारों तरफ क्या क्या मिलते हैं, पोडोसाइट्स मिलते हैं, जो कि इसकी एपिथेलियम का काम करती है। अब अपन ने इसका क्रॉस सेक्शन
काट के देखा एक कैपिलरी का, तो एक कैपिलरी का जब क्रॉस सेक्शन काट के देखा तो अपन को क्या-क्या चीजें देखने को मिलती है। ये क्या है, आरबीसी, मतलब कि ये ब्लड वेसल है या कैपिलरी है, इसके चारों ओर ये कौन सी है, इसको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच के अंदर ये फेनेस्ट्रा यानी कि खाली स्पेस पाया जाता है, ताकि जो भी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स होते हैं वो आर पार हो सके। फिर इसके बाहर की साइड में ये क्या है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के को चारों तरफ से कौन घेर के रखता है, घेर के रखते हैं ये पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स घेर के रखते हैं, जो कि एपिथेलियम का काम करती है। ये पोडोसाइट्स के बीच में भी ये स्लिट्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लिट डायफ्राम बोलते हैं। तो एक तरीके से अपन ने इसको फिर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, एक नॉर्मल व्यू से समझने की कोशिश की। तो ये फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम है, ये बीच के इसके अंदर फेनेस्ट्रा है ये वाले। देन इस ये किसके ऊपर स्थापित हुई हुई है या किसके ऊपर सेट है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। फिर इसके आउटर पार्ट में क्या पाया जाता है, पोडोसाइट्स पाई जाती है, और फिर ये किस में खुलती है, बोमेन कैप्सूल में। यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस था, ये जो भी बाहर का पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल। तो जो भी वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो इस फेनेस्ट्रा से होते हुए ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करके इन पोडोसाइट्स के बीच में पाए जाने वाले फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू बोमेन कैप्सूल या बोमेन्स के स्पेस में आते हैं। अब अपन पैथोलॉजी की बात करते हैं। सो डैमेज टू ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि इन तीन चीजों में, ये जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है इनकी इनके अंदर कोई डैमेज होता है तो तीन टाइप से हो सकता है, कि या तो एंडोथेलियल सरफेस, यानी कि ये जो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है इसके अंदर अगर कोई डैमेज हो। दूसरा है डैमेज टू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन वाली लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाली लाइनिंग है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके अंदर अगर कोई डैमेज हो। या फिर डैमेज टू पोडोसाइट्स, यानी कि ये जो ब्लू वाले आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं यानी कि पोडोसाइट्स, इनके अंदर अगर कोई डैमेज हो तो फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या-क्या तीन चीजें हो गई, एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर पोडोसाइट्स, इन तीनों में से किसी के अंदर भी अगर कोई डैमेज होता है तो साइन एंड सिम्टम्स की कंडीशंस डेवलप हो सकती है। क्या-क्या है कि दीज डैमेज रिजल्ट्स इन लीकेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स कॉजिंग प्रोटीनूरिया एंड लिपिडूरिया। यानी कि अगर इनके अंदर कोई भी डैमेज हो सकता है, चाहे कैपिलरी के अंदर हो, चाहे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हो, या फिर पोडोसाइट्स वाली एपिथेलियम के अंदर हो। अगर इन तीनों में से कोई भी डैमेज हो जाता है तो ये क्या होती है, ये लीक होने लग जाती है। क्योंकि पहले क्या थी, कॉम्पैक्ट थी, इनके स्लिट्स जो थे, जो पोर्स थे, ये जो फेनेस्ट्रा एंड स्लिट्स जो थे ये छोटे थे। लेकिन अब क्योंकि डैमेज हो चुकी है, अब ये फेनेस्ट्रा या फिर पोर्स जो हो गए वो बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये भी इसको पार कर जाते हैं। पहले तो क्या पार कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सिर्फ और सिर्फ ये ही चीजें इसको पार कर पा रही थी। लेकिन अब डैमेज होने की वजह से ये फेनेस्ट्रा या फिर स्लिट डायफ्राम्स क्या है, चौड़े हो गए। चौड़े होने की वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स वाले प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन भी अब इसको आसानी से पार कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या कंडीशन होती है, प्रोटीनूरिया या फिर लिपिडूरिया की कंडीशन होती है। जनरली द प्रोटीन दैट लीक्स मोस्ट इज एल्ब्यूमिन, और जो सबसे मतलब कि प्रोटीन ही सबसे ज्यादा लीक होती है, और उन प्रोटीन में भी से भी जो सबसे ज्यादा प्रोटीन लीक होती है वो कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन। यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो ही सबसे ज्यादा लीक होती है। एंड लो एल्ब्यूमिन इन ब्लड कॉजिंग हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था कि क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती है, प्रोटीनूरिया, ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि डैमेज हो चुका है। लिपिडूरिया होता है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो भी बाहर आने लगे हैं। एंड लो एल्ब्यूमिन होता है क्योंकि प्रोटीनूरिया की कंडीशन से जो हाईएस्ट प्रोटीन होती है हमारी बॉडी के अंदर, एल्ब्यूमिन, वो भी लीक होने लगती है, जिसकी वजह से ये ब्लड के अंदर कम होने लगती है इसकी अमाउंट, और क्या कंडीशन डेवलप होती है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, यानी कि एल्ब्यूमिन की जो मात्रा है वो ब्लड में कम होने लग गई। और देखें टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अब प्रोटीन निकल रहा है, एल्ब्यूमिन निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, तो लीवर इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। क्योंकि अब ब्लड से जो है वो प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो हमारा ब्रेन के अंदर ये सिग्नल जाते हैं कि भाई साहब अब प्रोटीन निकल रही है तो उसको बनाने का काम करो, यानी कि एक्सेस अमाउंट में बनाओ। तो वो कौन बनाएगा, लीवर बनाएगा। सो लीवर इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन्स दैट कैरीज ट्राइग्लिसराइड्स।
यानी कि प्रोटीन्स तो बनाएगा ही बनेगा, लेकिन साथ में कुछ लिपोप्रोटीन्स भी बनाता है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू हाइपरलिपिडीमिया इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर अब हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन भी हो जाती है। तो पहले क्या कंडीशन डेवलप हुई, अपने पिछली स्लाइड्स में देखा, प्रोटीनूरिया, यानी कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन ज्यादा आ रहा था। फिर क्या हुई, लिपिडूरिया, यानी कि यूरिन में लिपिड भी आ रहा था। फिर क्या कंडीशन डेवलप हुई, हाइपोएल्बुमिनीमिया, यानी कि एल्ब्यूमिन की मात्रा हमारी ब्लड के अंदर कम होने लग गई, सो हाइपोएल्बुमिनीमिया। अब क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है तो लीवर ज्यादा काम करेगा। तो लीवर क्या बनाएगा, प्रोटीन तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन साथ में लिपोप्रोटीन्स भी बनाएगा। तो लिपोप्रोटीन कौन कौन से बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जब बॉडी के अंदर बढ़ेंगे तो पेशेंट किस कंडीशन में चला जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन में चला जाएगा। तो अब हाइपरलिपिडीमिया भी डेवलप हो जाता है एज अ लॉस ऑफ प्रोटीन। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिन निकले, कुछ दूसरी प्रोटीन्स भी निकलेंगी। सो एज अ लॉस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू यूरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन, ठीक है, तो ये प्रोटीन भी निकलने लग जाती है, यानी कि एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन आल्सो गेट लीक्ड व्हिच कॉजेज कोएगुलेशन इन वेस्कुलर सिस्टम लीडिंग टू कोएगुलोपैथी। यानी कि एंटीथ्रोम्बिन 3 ये प्रोटीन क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट को होने से रोकती है, ब्लड के थक्का बनने से रोकती है। लेकिन अब क्योंकि प्रोटीनूरिया की कंडीशन हो रही है, तो प्रोटीनूरिया की वजह से ये एंटीथ्रोम्बिन 3 जो प्रोटीन होती है ये भी लीक होने लग जाती है। ये लीक होने लग जाएगी तो ब्लड के अंदर इसकी कमी हो गई। ब्लड की कमी हो गई तो पहले ये क्या काम कर रही थी, क्लॉट को रोकने, मतलब कि क्लॉट को होने से रोक रही थी। लेकिन अब क्योंकि इसकी कमी हो गई है तो अब क्लॉट को होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब कि अब क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर अब क्लॉट फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन या कोएगुलोपैथी। अब ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट जमने लग जाएगा तो किस किस ब्लड वेसल्स में जम सकता है, लाइक पल्मोनरी वीन्स या फिर आर्टरीज में जमेगा तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर हार्ट की वेसल्स के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है। ब्रेन की ब्लड वेसल्स में होने लग जाएगा तो क्या हो सकता है, स्ट्रोक की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो ये एंटीथ्रोम्बिन 3 की वजह से ये चीजें देखने को मिलती है। And due to loss of protein, the oncotic pressure in vessels decreases. That leads to loss of plasma water in interstitium resulting in peripheral edema. यानी कि ये क्या कह रहा है कि ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स में क्या हुआ, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया हो गया, प्रोटीनूरिया की वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो गया। अब एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखता है हमारी ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो भी ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर कंटेंट होता है या प्लाज्मा कंटेंट होता है वो इसी के अंदर बना रहता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो निकलने लग गया है, निकलने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर इन वेसल्स डिक्रीजेज। तो ब्लड ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से पानी होता है हमारे शरीर के अंदर, वाटर या प्लाज्मा होता है, वो लीक होने लग जाता है ब्लड वेसल से। तो ब्लड वेसल से लीक होके कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियम में जाएगा। तो इंटरस्टिशियम के अंदर वो वाटर जो या फिर जो प्लाज्मा होता है वो लीक होने लग जाता है, उसके अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल ईडिमा वाली कंडीशन डेवलप होती है। क्यों, क्योंकि अब वाटर क्या है, ऊज आउट होने लग गया। अब ब्लड वेसल्स में तो वाटर रहेगा नहीं, क्योंकि वहां पे एल्ब्यूमिन की कमी हो गई, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था, ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रख रहा था। लेकिन एल्ब्यूमिन की कमी होने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो गया। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने से वाटर जो होता है हमारी ब्लड वेसल से वो बाहर आने लग जाता है, लीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा की कंडीशन होती है। पेरिफेरल एडिमा में क्या हो सकता है, आंखों के चारों तरफ, मतलब कि पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, आंखें सूजी हुई हो सकती है, चेहरा सूजा हुआ हो सकता है, या फिर जो एड़ियां होती है वो सूजी हुई हो सकती है, मतलब कि पिटिंग एडिमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और आगे देखें पैथोलॉजी में तो लॉस ऑफ ग्लोब्यूलिन, क्या क्या लॉस हो रहा है, एल्ब्यूमिन का लॉस हो चुका है, ठीक है, एंटीथ्रोम्बिन 3 एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन का भी लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी की कंडीशन डेवलप हो गई। और क्या लॉस हो रहा है, अब है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का भी लॉस हो रहा है। ग्लोब्यूलिन क्या होती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं, हमारी शरीर के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनोग्लोबिन से एंटीबॉडीज बोल सकते हैं, ठीक है।
वो हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने का काम करती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब क्योंकि लॉस ऑफ ग्लोबिन है तो इम्यूनोग्लोबिन नहीं बनेगी। सो लॉस ऑफ ग्लोबिन इन यूरिन कॉजेज सीवियर इम्यूनोग्लोबिन जी डेफिशिएंसी। इम्यूनोग्लोबिन जी क्या होती है, ये क्रॉनिक स्टेट के अंदर किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को होने से रोकती है, यानी कि ये क्या होती है, एक तरीके से प्रोटेक्टिंग इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। प्रोटेक्टिंग इम्यूनोग्लोबिन्स का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर भविष्य में हमें कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है वो वापस इन्फेक्ट करता है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स क्विकली एक्टिवेट होगी और उस री-इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगी, हमें उससे प्रोटेक्ट करेगी। तो ये अब क्योंकि अब प्रोटीन लॉस हो रहा है, ग्लोबुलिन लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से अब इम्यूनोग्लोबिन जी की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। सो दिस डेफिशिएंसी लीडिंग टू स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, यानी कि बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, यानी कि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होने की जो है वो जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा रहेगी, हम उसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाए। फिर है लॉस ऑफ कॉलकैल्सिफेरॉल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, कॉलकैल्सिफेरॉल क्या होता है, विटामिन डी या फिर इसका प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं। तो कॉल कैल्सिफेरॉल बाइंडिंग प्रोटीन्स की भी कमी हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिन निकलेगा, एल्ब्यूमिन भी निकला, एंटीथ्रोमिन 3 भी निकला, ग्लोबुलिन भी निकला, फिर कॉल कैल्सिफेरॉल बाइंडिंग प्रोटीन भी निकलने लग जाएगा। तो ये क्या करता है, विटामिन डी को बांधने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को होने से रोकता है। अब क्योंकि ये भी प्रोटीन निकल रही है यूरिन के थ्रू, सो दैट कॉजेज विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके। फिर है लॉस ऑफ ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर आयरन के स्टोरेज को बनाए रखती है, यानी कि आयरन स्टोर करके रखती है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। बट अब इसकी भी कमी होने लग जाएगी तो आयरन की भी कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया की कंडीशन भी डेवलप होगी। माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है, ये मैंने एनीमिया के जो लेक्चर है उसके अंदर अच्छे से समझा रखा है, आप वो जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आयरन की कमी की वजह से, यानी कि आयरन की कमी की क्यों हुई, क्योंकि ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है वो यूरिन के थ्रू निकल रही है, सो इट कैन कॉज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ मेटल बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मेटल हमारे शरीर में ऐसे वैसे ही घूमते रहेंगे, उनको भी किसी प्रोटीन के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ता है। सो मेटल बाइंडिंग प्रोटीन का भी ये लॉस करेंगे, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के थ्रू लॉस होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मेटेलिक कंपाउंड्स की कमी हो जाएगी, लाइक जिंक एंड कॉपर। तो इसकी कमी की वजह से भी कुछ एंड कुछ साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इज बीइंग स्पेसिफिक टू द किडनीज, यानी कि स्पेसिफिकली किडनी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। तो क्या क्या है, मिनिमल चेंजेस नेफ्रोपैथी की वजह से, या फिर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की वजह से, या फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की वजह से, या फिर मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, या फिर रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। ये मैंने आपको जितनी भी 3 4 या फिर 5 चीजें बताई है, ये जो जो भी डिजीजेस हैं, इन डिजीजेस में क्या होता है स्पेसिफिकली, जो मैंने आपको अभी बताया कि ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन बैरियर था, बैरियर के अंदर क्या था, एंडोथेलियम थी, फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, और क्या था, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसके बाहर की साइड में क्या थे, पोडोसाइट या फिर एपिथेलियम थी। यानी कि इन तीन स्ट्रक्चर्स में से किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर, इन 5 बीमारियों के अंदर क्या होता है, डैमेज देखने को मिलता है। तो अगर इन तीन में से किसी भी अंदर डैमेज होगा तो फिर कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। फिर दूसरा टाइप होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कि रीनल मैनिफेस्टेशन होते हैं किसी दूसरी सिस्टमिक इलनेस की वजह से, यानी कि प्राइमरी में क्या था, स्पेसिफिकली किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन सेकेंडरी में क्या है, किसी दूसरे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी के ऊपर जो है वो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, पैथोलॉजी डेवलप हो रही है किसी दूसरे सिस्टम की वजह से। सो बीइंग अ रीनल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सिस्टेमिक जनरल इलनेस, किसी दूसरे सिस्टम की वजह से क्या क्या हो सकती है वो बीमारियां, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, या फिर सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस की वजह से, या फिर एमाइलोइडोसिस की वजह से, या फिर किसी इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, हेपेटाइटिस बी, सी एंड एचआईवी। हेपेटाइटिस के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो इन 4 या फिर कुछ और भी मल्टीपल चीजेस डिजीजेस होती है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, वो अपन किस में अंदर रखेंगे, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। कौन कौन सी है, डायबिटीज, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस जिसको अपन शॉर्ट में एसएलई भी बोलते हैं,
एमाइलोइडोसिस एंड वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सो अर्ली साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज फोमी यूरिन, यानी कि जो भी पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसकी यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, झाग, फोम, फ्रोथ देखने को मिलेगा। सो यूरिन वुड बी फोमी यूरिन। ओके, फिर है एनोरेक्सिया, पेशेंट को कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, पेशेंट की मतलब कि उसके अंदर अरुचि डेवलप हो जाएगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी। फिर है पफी आईलिड्स इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के टाइम पे पेशेंट का जो फेस होगा वो पूरे तरीके से सूज जाएगा, उसकी आंखों के चारों ओर सूजन आएगी, लिप्स के ऊपर सूजन आएगी, आंखों के नीचे की साइड में सूजन आएगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी बोलते हैं, यानी कि आंखों के चारों ओर सूजन आ रही है, फेशियल एडिमा भी बोल सकते हैं। और ये क्यों हो रहा था, मैंने आपको इसकी पैथोलॉजी समझाई दी है कि हमारे शरीर के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो चुकी है, हाइपोएल्ब्यूमिनियमिक की कंडीशन है, जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से जो वाटर होता है, जो प्लाज्मा होता है, वो ऊज आउट होने लग जाता है इंटरस्टिशियम में, ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियम के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से सूजन होती है, स्वेलिंग डेवलप होती है। सो पफी आईलिड्स इन द मॉर्निंग, ये इसका एक कैरेक्टर है। फिर है पिटिंग एडिमा इन द लेग्स। पिटिंग एडिमा क्या होता है कि पैरों के ऊपर मान लीजिए सूजन है और अपन ने उसको अंगूठे से दबाया या कि अंगुली से दबाया, तो दबाने के बाद में जैसे ही अपन जैसे कि मैंने इसको अंगुली से दबाया, दबाने के बाद में जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, तो ये जो पिटिंग है, यानी कि ये जो गड्ढा बन रखा है, ये बहुत देर तक बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जैसे मेरा ये हाथ है, अगर इस पे सूजन आ रखी है, मैंने इसको दबाया और हटाऊंगा तो वो वैसा का वैसा वापस हो जाएगा, उसके अंदर कोई गड्ढा नहीं बनेगा। लेकिन इसके अंदर ये गड्ढा जो है ये बेदेर तक बना रहता है, इसी को ही अपन पिटिंग एडिमा बोलते हैं। सो पिटिंग एडिमा इन लेग्स इज आल्सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन एंड मसल वास्टिंग भी देखने को मिल सकती है। मसल वास्टिंग क्यों, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो रही है। हमारी मसल्स किसकी बनी होती है, प्रोटीन से ही बनती है, ठीक है। तो अब मसल मतलब कि प्रोटीन निकलेगी तो मसल वास्टिंग भी देखने को मिलेगी। और क्या क्या मिल सकते हैं, लाइक फोकल एडिमा में बी द रीजन ऑफ हेल्प इन सच केसेस, ठीक है ना, कि स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर या ऑर्गन के अंदर अगर एडिमा देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है, हाइपो एल्बुमिनिया की वजह से, यानी कि एल्ब्यूमिन लॉस की वजह से एडिमा देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर अगर यानी कि फोकल एडिमा देखने को मिल रहा है, तो वो एक रीजन ऑफ हेल्प हो सकता है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, हमें उस पेशेंट को क्विकली इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या था, मतलब मैंने क्या बताया था कि एल्ब्यूमिन की कमी हो रही है, एल्ब्यूमिन की कमी होने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो ऊज आउट होने लग जाता है इंटरस्टिशियम में। सो लंग्स के जो अंदर जो भी सेल्स है जो एल्वेलाइज होती है, या जो भी इसका इंटरस्टिशियम पार्ट होता है, उसके अंदर अब जो वाटर कंटेंट है वो ऊज आउट होने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्लूरा के अंदर जो है वो पानी इकट्ठा होने लग जाता है, वाटर लॉगिंग होने लग जाती है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। और इसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन ड्यू टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब जिस तरीके से प्लूरल इफ्यूजन हो रहा था, उसी तरीके से पेरिकार्डियम के अंदर भी जो है वो इफ्यूजन हो सकता है, फ्लूइड फॉर्मेशन हो सकता है, फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है, एक्सेस फ्लूइड बन सकता है, जिसकी वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन की कंडीशन डेवलप हो गई, और उस कंडीशन की वजह से रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्क्रॉटल स्वेलिंग ड्यू टू हाइड्रोसेल। अब स्क्रॉटम के अंदर भी सेम कंडीशन होगी, जिसकी वजह से इसके इंटरस्टिशियम पार्ट के अंदर जो है वो फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाएगा, और स्क्रॉटल स्वेलिंग को अपन क्या बोलते हैं जनरल कंडीशन के अंदर, हाइड्रोसेल। मेडिकल कंडीशन के अंदर क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेल। इसके अलावा स्वोलन एब्डोमेन ड्यू टू एसाइटिस, सेम टू सेम वही फिनोमिनन है कि एल्ब्यूमिन की वजह से अब क्या हो रहा है, वाटर जो है वो बाहर निकलने लग गया, इंटरस्टिशियम के अंदर निकलने लग गया है, ऊज आउट होने लग गया है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेरिटोनियम के अंदर क्या है, अब फ्लूइड बिल्डअप होने लग गया है। फ्लूइड बिल्डअप की वजह से क्या कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी है, असाइटिस। सो पेट फूला हुआ दिख सकता है असाइटिस के पेशेंट में। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से क्या क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू प्लूरल इफ्यूजन,
retrosternal chest pain due to pericardial effusion, scrotal swelling due to hydrocele, and swollen abdomen due to ascites. So ये जो है वो लंबे टाइम के बाद में या फिर फल्मिनेंसी के अंदर डेवलप हो सकता है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस किस तरीके से करेंगे कि कोई पेशेंट जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है या नहीं। वैसे तो अपन उसको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, लाइक पेरीऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, पिटिंग एडिमा हो सकता है, प्रोटीनूरिया हो सकता है, तो उस तरीके से अपन जानेंगे। इसमें जो बेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट है वो है यूरिन एनालिसिस, जिसको अपन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोल सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, जिसके अंदर यूरिन का कंप्लीट एनालिसिस होगा कि यूरिन की पीएच कितनी है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसकी उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना है, एल्ब्यूमिन कंटेंट कितना है। तो एक तरीके से अपन उस यूरिन का कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगे, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं अगर उसकी रेंजेस के अंदर कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। यूरिन टोटल प्रोटीन इन 24 आवर, अगर कोई पेशेंट आता है जो अपने लगता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हो सकता है, तब हम उसके यूरिन को, जो 24 आवर का यूरिन होता है, हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि आप पूरे दिन के अंदर जो भी यूरिन करेंगे उसको इकट्ठा करके रखेंगे 24 आवर्स के लिए। फिर अपन नेक्स्ट डे जाकर उसका एनालिसिस करवाएंगे, उसके अंदर की टोटल प्रोटीन को मेजर करवाएंगे। अगर वो जो टोटल प्रोटीन है, अगर उसकी वैल्यू 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा आ रही है, यानी कि 24 आवर के अंदर अगर 3.5 ग्राम से भी ज्यादा अगर उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है, दैट मीन्स इट इज प्रोटीनूरिया। और इस 3.5 ग्राम पर डे की जो रेंज होती है, अपन इसको नेफ्रोटिक रेंज ही बोलते हैं। सो प्रोटीनूरिया की ये जो रेंज होती है मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, that is nephrotic range, and it is an absolute diagnosis of nephrotic syndrome. इसके अलावा अपन सीबीसी भी करवा सकते हैं और सीरम एल्ब्यूमिन भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, मेजरमेंट करवा सकते हैं। अगर उसकी मात्रा 3.5 टू 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम होती है, दैट मींस इट इज हाइपोएल्बुमिनीमिया। अपन क्या क्या करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, तो अपन को पता चल जाएगा कि उसके में अंदर प्रोटीन कितना है, यूरिन में प्रोटीन कितना लीक हो रहा है या एल्ब्यूमिन में कितना लीक हो रहा है। और यूरिन का टोटल प्रोटीन 24 आवर के अंदर मेजरमेंट करवाएंगे, अगर उसका वैल्यू 3.5 ग्राम पर डे से भी ज्यादा आ रही है, दैट मींस प्रोटीनूरिया। सीरम एल्ब्यूमिन करवाएंगे, अगर उसकी वैल्यू 3.5 टू 4.5 से भी कम आ रही है, सो दैट मींस इट इज द कंडीशन ऑफ हाइपोएल्बुमिनीमिया। ठीक है। इसके बाद में अपन सीरम क्रिएटिनिन करवाएंगे, अगर उसकी वैल्यू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रही है, दैट मीन इट इंडिकेट्स दैट रीनल इम्पेयरमेंट, यानी कि किडनी के अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हो चुकी है, पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल स्टडीज करवा सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। अगर हमें डाउट होता है कि इसको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो रखा है या फिर कोई भी एचआईवी या फिर एड्स का इन्फेक्शन हो रखा है, तो अपन सीरोलॉजिकल स्टडीज करवा सकते हैं। एंड रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, रीनल बायोप्सी भी करवा सकते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू या इन इन मतलब के प्रोटोकॉल्स के थ्रू, जो भी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स है उसके थ्रू अपन पता कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है या फिर नहीं है। बट स्पेसिफिक अगर अपन डायग्नोस करने की कोशिश करें तो यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, प्रोटीनूरिया की करवाएंगे, एंड सीरम एल्ब्यूमिन करवाएंगे। अगर ये तीन चीजें डेवलप हो रही है, इसके अलावा अपन पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल भी चेक करवा सकते हैं। अगर लिपिड प्रोफाइल के अंदर हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, थोड़े ही टाइम के अंदर हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो ये एक एब्सोल्यूट साइन है कि पेशेंट जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप कर चुका है। अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की। जो मॉडर्न का ट्रीटमेंट है बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बीएमएस के एग्जाम पर्पज से मैं ये बता रहा हूँ। तो ट्रीटमेंट के अंदर मॉडर्न वाले क्या क्या देते हैं, जो भी मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन नहीं कहूंगा, एलोपैथी मेडिसिन या फिर जो वेस्टर्न टाइप की मेडिसिन होती हैं, वो क्या क्या यूज करते हैं, लाइक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं वो, कि अगर सूजन आ रही है तो डायूरेटिक्स देंगे, ताकि वो जो भी स्वेलिंग है वो कम हो सके। अगर प्रोटीनूरिया की कंडीशन हो रही है तो प्रोटीन डाइट खिलाएंगे, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे ताकि स्वेलिंग जो है या इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन है इन्फेक्शन की वजह से वो कम हो सके। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे। ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव क्यों, क्योंकि किडनी या फिर ग्लोमेरुलस के ऊपर अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो रखा है,
तो वो उस कंडीशन को और ज़्यादा एग्रेसिव कर सकता है। इसी वजह से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं ताकि जो भी एंटीबॉडीज़ है वो या फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ में क्या है स्पेसिफिकली सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस ये क्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ये अगर किडनी को अफेक्ट कर रही है तो अपन क्या करेंगे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे ताकि ये एसएलए की वजह से जो ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो कम हो सके ताकि किडनी का मैनिफेस्टेशन भी थोड़ा कम हो सके। सो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा डायूरेटिक्स विद क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ वॉल्यूम डिप्लीशन यानी कि डायूरेटिक्स भी देंगे लेकिन वॉल्यूम डिप्लीशन की क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे यानी कि क्लोज मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट का जो वॉल्यूम है ब्लड वॉल्यूम है वो कम नहीं हो जाए ताकि पेशेंट हाइपोटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर उसका कम नहीं हो जाए। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स दिलवाएंगे। एंटीकोगुलेंट्स क्यों? टू प्रिवेंट थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन। थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस क्यों होंगे? मैंने बताया था कि यूरिन के थ्रू क्या कम हो रहा है एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन भी लॉस हो रही है और ये प्रोटीन क्या कर रही थी ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोक रही थी हमारी ब्लड वेसल्स में। सो इसी वजह से एंटीकोगुलेंट्स देंगे ताकि थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सके। इसके अलावा हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स भी देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ही था कि कौन सी कंडीशन डेवलप होती है हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो हाइपरलिपिडीमिया की वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइक एमआई का अटैक आ सकता है मायोकार्डियल इस्चीमिया या फिर स्ट्रोक डेवलप हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। तो उनको रोकने के लिए अपन हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा एएस इनहिबिटर या फिर एआरबी यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये जो ड्रग्स होती है इस कैटेगरी की जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है हमारे शरीर के अंदर हाइपरटेंसिव स्टेट को कम करती है यानी कि हाइपरटेंशन को कम करने का काम करती है। सो दैट रिड्यूसेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्योंकि अगर हाइपरटेंशन अगर ज्यादा होगा तो फिर वो क्या करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाएगा यानी कि ग्लोमेरुलस के ऊपर क्या करेगा वो प्रेशर डालेगा दबाव डालेगा जिसकी वजह से जो भी ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा वो इंक्रीजिंग अमाउंट के अंदर वो ऊज आउट होने लग जाएगा लीक होने लग जाएगा प्रोटीनूरिया की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। इसी वजह से ये एंटी हाइपरटेंसिव लाइक एस इनिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर या फिर एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इस कैटेगरी की ड्रग्स को अपन इस्तेमाल करेंगे। अपन तो नहीं मतलब के जो वेस्टर्न मेडिसिन के पेशेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होती है। सो दैट इवेंचुअली लीड्स द रिडक्शन इन प्रोटीनूरिया यानी कि प्रोटीनूरिया की कंडीशन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ डाइट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, स्पेसिफिक डाइट का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डाइट इन पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम शुड प्रोवाइड एडिक्वेट एनर्जी इनटेक एंड एडिक्वेट प्रोटीन लाइक 1 to 2 ग्राम पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग जो है उस पेशेंट को हमें प्रोटीन डाइट खिलवानी पड़ेगी क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है जिसकी वजह से सीवियर साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो उस प्रोटीन लॉस को रिप्लेनिश करने के लिए मतलब क्या कंपेंसेट करने के लिए अपन क्या करेंगे प्रोटीन डाइट लेंगे। प्रोटीन डाइट में स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि उसकी प्रोटीन डाइट कितनी होनी चाहिए 1 से 2 ग्राम पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर 70 किलो का आदमी है तो उसे लगभग 70 ग्राम की प्रोटीन उसके पर दिन के अंदर पर 24 आवर्स के अंदर जानी ही चाहिए ताकि जो भी प्रोटीन लॉस हो रहा है वो कंपेंसेट हो सके। इसके अलावा डाइट विथ नो एडेड सॉल्ट विल हेल्प टू लिमिट फ्लूइड ओवरलोड। नो एडेड सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड स्पेसिफिकली भी इसके अंदर सोडियम की मात्रा कम हो यानी कि नमक की कमी सॉरी नमक कम नमक का खाना उसको खिलाना पड़ेगा क्योंकि सोडियम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप करता है फ्लूइड को रोक के रखने का कार्य करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होगा तो फिर कौन सी कंडीशन डेवलप होगी हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होगी। हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होगी तो फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी जो होगी वो बढ़ेगी क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ेगी तो फिर प्रोटीन लॉस भी ज्यादा होगा। तो इसी वजह से नो एडेड सॉल्ट वाली डाइट यानी कि बिना नमक का खाना उसको खिलाना पड़ेगा ताकि फ्लूइड बिल्डअप ना हो। इसके अलावा फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड।
ऐसा नहीं है कि उसको जो फ्लूइड इंटेक है वो कम करें या फिर पानी कम मात्रा में पीना पड़े, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर डिफॉर्मिटी हो रही है। जो स्लिट प्रोसेसेस हैं या फिर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है या फिर एंडोथेलियम है, उसको वो डैमेज हो रखी है, जिसकी वजह से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है, साथ में प्रोटीन लॉस भी हो रहा है। तो उसको अपन फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पे नहीं रखेंगे, अच्छा खासा उसको पानी पिलाना है, फ्लूइड इंटेक करवाना है। एंड ऑनगोइंग एक्टिविटी रादर देन बेड रेस्ट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, क्योंकि अगर अपन बेड रेस्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो स्टेगनेंट स्टेट में रहेगा, जिसकी वजह से एंटीथ्रोम्बिन 3 भी जो है वो साथ ही साथ में निकल रहा है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को बोलेंगे कि आप चलते फिरते रहिए, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहिए, ताकि जो ब्लड है वो स्टेगनेंट स्टेट के अंदर नहीं रहेगा, ठहरी हुई अवस्था में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, उसके होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। सो एक्टिविटी करवाते रहना पड़ेगा उस पेशेंट को। तो आशा करता हूँ कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर बनाया गया ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने अभी तक जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट्स का क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्व आयुर्वेद। थैंक यू।